हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खनिज लवणों का अवशोषण के बारे में, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। अगर हम खनिज लवणों के अवशोषण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है, ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि खनिज लवणों का अवशोषण प्लांट्स किसके द्वारा करते हैं, मिट्टी में से करते हैं ना। लेकिन खनिज लवणों का अवशोषण पौधों में मिट्टी से तो होता है, लेकिन मिट्टी में आयन्स के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? आयन के रूप में होता है। मतलब प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए खनिज तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये सारे तत्व प्लांट्स के द्वारा उसी रूप में अवशोषित नहीं किए जाते, बल्कि मतलब प्लांट्स इन्हें विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में अवशोषित करेंगे, क्योंकि ये जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो आयन के रूप में होगा। ठीक है, मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे तत्व जो कि प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं उसे तो हम आवश्यक तत्व कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़े थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, है ना, ETC एक्सेट्रा। तो ये सारे तत्व कौन से होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए इन तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? इन खनिज लवणों का अवशोषण तो हम मिट्टी, प्लांट्स जो है अवशोषण जो होता है वो मिट्टी से ही करता है, लेकिन किस रूप में करेंगे? खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में करेंगे। अगर ऋणायन है तो ऋणायन के रूप में, धनायन है तो धनायन के रूप में। तो प्लांट्स इसमें से अधिकांश जो तत्व है उसको मिट्टी से प्राप्त करते हैं, लेकिन आयन के रूप में करते हैं। और इन तत्वों का अवशोषण जो होता है पानी के साथ में किया जाता है, वाटर के साथ में किया जाता है। तो इस तरीके से खनिज लवणों का अवशोषण प्लांट्स मिट्टी में से आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण से के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे दो भागों में बांटा हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। एक तो पहला है पैसिव एब्जॉर्वेशन, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्वेशन। ठीक, देखिए आप यहाँ पे पहला है पैसिव एब्जॉर्वेशन, मतलब कि निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्वेशन यानी कि सक्रिय अवशोषण। तो हम लोगों को क्या करना है? पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्वेशन क्या होता है पहले तो आज ये समझेंगे, और कोई पैसिव एब्जॉर्वेशन की कोई एक मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइड्स, देखते हैं हम। सबसे पहले ट्रिक फॉर पैसिव एब्जॉर्वेशन। पैसिव एब्जॉर्वेशन क्या होता है हम ये देखते हैं। वैसे तो पैसिव एब्जॉर्वेशन जो होता है, निष्क्रिय अवशोषण जो होता है, इसमें खनिज लवण अवशोषित करने वाली सेल्स में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती वैसे तो। और इस प्रकार के अवशोषण को समझने के लिए बहुत सारी विधियां भी दी हुई है। तो ये जो है खनिज अवशोषण की शॉर्ट मेथड है, ये पैसिव एब्जॉर्वेशन को याद करने की शॉर्ट मेथड दी हुई है। पहले तो हम कह सकते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण करने की ये फर्स्ट विधि होती है, फर्स्ट फेज है। इसमें क्या होता है? 96% एब्जॉर्बेशन होता है, मतलब कि इसमें 100 में से 96% वाटर का क्या होगा? अवशोषण होगा। और ये एपोप्लास्ट पाथवे, मतलब कि 96% वाटर एब्जॉर्बेशन को हम क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। इसमें फ्री आउटर स्पेस वाटर मूवमेंट होगा, मतलब कि वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? फ्री आउटर स्पेस से, बाहरी सतह से होगा। इसमें एनर्जी इज़ नॉट नीडेड, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? एनर्जी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। रिपीट अपटेक, बार बार इसमें क्या होता है? बहुत ही जल्दी बिना टाइम के रिपीटेशन पाया जाता है, मतलब बिना एनर्जी के क्या होगा? इसमें रिपीट होते रहेंगे, आयन एक्सचेंज होते रहेंगे। DIM, अब ये DIM क्या है? इससे रिलेटेड कोई 3 थ्योरियाँ दी हुई है। जैसे कि डी मतलब डिफ्यूज़न मैकेनिज्म, मतलब कि विसरण थ्योरी भी जिसे कहते हैं। आई मीन्स क्या होगा? आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब कि आयन विनिमय विधि। और M का मतलब क्या होता है? मास फ्लो थ्योरी। ठीक है, DIM मास फ्लो थ्योरी। और इसमें जो होता है कैसा होगा? अणुओं का कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होगा। तो ये
एक ट्रिक आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में दी हुई है कि पैसिव एब्जॉर्बेशन होता क्या है, इसे याद रखने की एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये कि ये खनिज लवणों के अवशोषण का फर्स्ट फेज होता है क्या, पैसिव एब्जॉर्बेशन मतलब कि निष्क्रिय अवशोषण। दूसरा, इसमें वाटर का एब्जॉर्बेशन जो होता है 96% होता है, इसीलिए इसे एपोप्लस पृथ्वी भी कहते हैं। इसमें फ्री आउटर स्पेस वाटर मूवमेंट होगा, एनर्जी इज नॉट नीडेड, ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। रिपीट अपटेक, बार बार आयनों का एक्सचेंज होते रहेगा। इसमें रिलेटेड 3 थ्योरियाँ हैं जिसे हम शॉर्ट में क्या कहें, DIM और हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, अणुओं का गमन होता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है किसकी, पैसिव एब्जॉर्बेशन याद करने की। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन आप लोगों को केवल याद करने के लिए शॉर्ट मेथड दी हुई है कि कैसे आप लोगों को याद करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक, ये 6 जितने भी पॉइंट हैं, 8 पॉइंट, इसमें आप लोग 1 पेज तक तो आराम से लिख सकते हो। इसी तरह ट्रिक फॉर एक्टिव एब्जॉर्बेशन को देखते हैं हम। तो जो एक्टिव एब्जॉर्बेशन मतलब कि सक्रिय अवशोषण होता है, इसमें स्लो अपटेक होगा, मतलब कि बहुत ही धीमी गति से अपटेक होगा, सिम्प्लस, इसी कारण इसे सिम्प्लस पाथवे कहेंगे। 4% एब्जॉर्बेशन होगा वाटर का, 4% ही क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा, अवशोषण होगा। ये सेकेंड फेज है, मतलब कि ये कौन सा, खनिज लवणों के अवशोषण की दूसरी विधि है। इनर स्पेस वाटर मूवमेंट, मतलब कि अंदर जो साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जो अंदर कोशिका के अंदर होते हैं, वहाँ से इनर वाले भाग से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। CCP भी इससे रिलेटेड 3 थ्योरियाँ हैं, ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा है, CCP। पहली है कैरियर कॉन्सेप्ट, जिसे C के नाम से दिया हुआ है। दूसरा C साइटोक्रोम पंप, ओके, और P मीन्स क्या है, बेनेट क्लर्क हाइपोथीसिस, ओके। तो ये 3 विधि है, शॉर्ट में दी हुई है, सॉरी P की जगह के वैसे B लिखना था। इसके बाद इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, मतलब कि किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और लो टू हाई मतलब सांद्रता का कैसा रहता है, अणुओं की सांद्रता का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, ओके। तो ये दूसरी ट्रिक थी आप लोगों की एक्टिव एब्जॉर्बेशन की। अब हम आते हैं हमारे सबसे पहली मेथड पैसिव एब्जॉर्बेशन, उससे रिलेटेड कुछ 3 थ्योरी है, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड, दूसरा डिफ्यूजन मैकेनिज्म या विसरण विधि, तीसरा जो है द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जो हमारी हार्ड एक मेथड है आयन एक्सचेंज, उसे आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आयन एक्सचेंज, जैसे कि हम लोगों के सामने यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक रूट का डायग्राम बना हुआ है, देखिए आप यहाँ पे क्या बना हुआ है, रूट का डायग्राम बना है ना। यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल बना हुआ है, ठीक, 2 चीज़ें बनी हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो रूट होते हैं, रूट के जो दाएं बाएं निकली हुई संरचना है, जो रूट हेयर्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से कोई हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, सॉइल पार्टिकल के अंदर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन का हो रहा है, बाहर निकल रहा है, सॉइल पार्टिकल में जा रहा है। तो सॉइल पार्टिकल से पोटेशियम आयन के रूप में कहाँ जा रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। उसी तरह जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, उसमें वातावरण की जो CO2 है, देखिए आप यहाँ से बाहर निकल रही है, ये CO2 क्या करती है, H2O के साथ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस, ओके। इसमें CO2 क्या हो रही है, रूट से बाहर निकल रही है, वातावरण की जो CO2 रूट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है, वातावरण की CO2 और H2O जो रूट में डाला गया पानी है, वो और दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करेंगे, क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाएंगे, जिसमें से SCO3 ऋण आयन बाहर निकलेगा और बनेगा और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन आयन कौन ग्रहण कर लेता है, यहाँ पे ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन आयन कौन ग्रहण कर रहा है, सॉइल पार्टिकल ग्रहण कर रहा है। अब ये सॉइल पार्टिकल इसे हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर रहा है, तो क्या निकल रहा है इसमें से बाहर, ये
पोटेशियम आयन को बाहर निकल रहा है। ये पोटेशियम आयन कौन ग्रहण कर रहा है? फिर से जड़ ग्रहण कर रही है। तो ये क्या कहलाता है? आयन एक्सचेंज थ्योरी। मतलब कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि इसे और एक मेथड के द्वारा समझा देते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कितने लेयर का बना होता है? 2 लेयर का, है ना। इनर और आउटर लेयर से बना हुआ होता है, जो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यदि किसी आयन को अंदर जाना होता है तो उसे वाहक या वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, वाहक और वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे कि साइटोक्रोम भी क्या होता है? एक वाहक की तरह उसमें कार्य करता है, जिसके कारण एडीपी किस में चेंज हो जाती है? ऊर्जा की आवश्यकता के कारण एडीपी जो होती है एक फास्फेट आयन से क्रिया करके एटीपी का निर्माण कर लेंगे। एडेनिन डाइफास्फेट से क्या बन जाता है? एडेनिन ट्राइफास्फेट। इस तरीके से इसमें क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है। इसे और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं, जैसे कि जड़ों की सतह और जो सॉइल का सॉल्यूशन होता है उनके बीच में क्या होता है? आयनों का एक्सचेंज होता है ना। यदि जड़ों से धनायन बाहर छोड़े जा रहे हैं तो धनायन को ही वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कैसा है? धनायन है। ये यहाँ पे बाहर निकला तो पोटेशियम आयन धनायन के रूप में इसने क्या किया? धनायन को ही क्या किया? ग्रहण किया। उसी तरह यदि ऋणायन छोड़े जा रहे हैं तो ये क्या करेगा? ऋणायन को ही ग्रहण करेगा, है ना। मतलब कि आयन कैसे होने चाहिए? सेम टू सेम होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें रूट है, रूट में से हाइड्रोजन आयन सॉइल पार्टिकल के अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है ना। और ये सॉइल पार्टिकल पूरा कैसा होता है? ऋणायन का बना होता है। यहाँ देखिए अब ये सॉइल पार्टिकल कैसा है? पूरा ऋणायन का बना होता है। और धनायन क्या होते हैं? यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। रूट पार्टिकल में से बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं? यहाँ से अभिक्रिया होगी, धनायन निकल रहा है तो धनायन ही सॉइल पार्टिकल में से बाहर निकलेगा पोटेशियम आयन के रूप में, जिसे रूट एक्सेप्ट करेगा, है ना। और ऋणायन निकल रहा है तो ऋणायन को ही वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहलाती है? आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म कहलाएगी। अब ये जो होता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होती है, इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि जो आयन रूट सेल्स मेम्ब्रेन या सेल वॉल की सतह पर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, उनकी अदला बदली मतलब एक्सचेंज जो होता रहेगा सॉइल के घोल से उन आयन से ही हो पाएगा, जिन पर उस प्रकार के चिन्ह पहले से हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बाहर के मिट्टी के घोल, मतलब बाहर का जो मिट्टी का सॉल्यूशन होता है उसमें केटायन पोटेशियम के रूप में रहेगा तो हाइड्रोजन आयन में एक्सचेंज कर सकेगा, है ना। उसी तरह जब रूट सेल्स की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं तो एनायन का विनिमय किस में होगा? OH आयन के रूप में हो पाएगा। तो इसके भी संबंध में कुछ थ्योरियां दी हुई है, जैसे कि संपर्क विनिमय मत है, कार्बोनिक अम्ल विनिमय मत है, तीसरा है 2 मत है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, मतलब पहला है संपर्क विनिमय मत। इसमें रूट की सेल की सतह पर, मतलब रूट की सेल की जो सतह दिख रही है, जैसे कि उसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं ना, तो पोटेशियम आयन कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो रूट की सेल्स की सतह पर अधिशोषित आयन का ही क्या होगा? विनिमय बिना मिट्टी के घोल के घुले हुए तत्वों के द्वारा ही होगा। सेल की सतह पर उपस्थित आयन जो होते हैं बहुत ही मजबूती से बंधे नहीं होते, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या करेंगे? दोलन करते रहेंगे। मिट्टी के कणों में दोलन करते हुए आयन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पोटेशियम है, और उनमें एक्सचेंज होते रहेगा। हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, पोटेशियम अंदर जा रहा है ना, मतलब एक के ऊपर एक ही रहेंगे। दूसरा है कार्बनिक अम्ल विनिमय मत। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है CO2 श्वसन के दौरान जड़ की सेल्स से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब ये जल से संयोजन करेगी, मतलब H2O से क्या कर रही है? यहाँ पर संयोजन कर रही है, आप लोग देख सकते हो। देखिए आप लोग यहाँ पे श्वसन के दौरान CO2 क्या हो रही है? बाहर निकल रही है जड़ से, है ना।
CO2 श्वसन के दौरान जड़ की कोशिकाओं से बाहर निकलेगी और ये जल से H2O से संयोजन करेगी और कार्बनिक अम्ल के रूप में H2CO3 बनाएगी। यहाँ पे क्या बन रहा है? H2CO3 बन रहा है। अब कार्बनिक अम्ल मिट्टी के घोल में H+ आयन और HCO3 एनायन में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आयन मिट्टी के घोल में उपस्थित अन्य केटायन में विनिमय करते रहेगा, मतलब कि एक्सचेंज ये करते रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी थी जो किससे रिलेटेड है? आयन एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड है। इसी तरह डोनन संतुलन सिद्धांत भी है इसमें। यदि किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्थिर एनायंस जो होते हैं, एनायन की सांद्रता इतनी अधिक हो जाएगी जो पारगम्य कला द्वारा क्या होगी? पारगम्य कला के द्वारा निष्कासित हो सकती है। तो इसे हम बाद में समझेंगे। ये जो सिद्धांत है इसे हम बाद में समझेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एक संपर्क विनिमय मत, दूसरा कार्बनिक अम्ल का विनिमय मत। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आयन विनिमय विधि से रिलेटेड है। बाकी विधि जो है विसरण विधि, डोनेन संतुलन का सिद्धांत और अगला द्रव्यमान प्रवाह का सिद्धांत, तो ये विधियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।